हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मौर्य वंश के इतिहास को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। हम इसके पूर्व हम लोग यह समझ चुके हैं कि महाजनपद काल में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, साथ ही साथ नंद वंश ने किस तरह से मगध को उत्कर्ष की अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया। आज हम लोग यह समझने जा रहे हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई और नंद वंश किस तरह से समाप्त हो गया और मौर्यों ने किस तरह से साम्राज्य विस्तार को अंतिम रूप दिया, जिससे भारत की सीमाएं वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का बहुत बड़ा हिस्सा, सुदूर दक्षिण को छोड़कर के संपूर्ण भारतवर्ष उसमें शामिल हो गया। कह सकते हैं कि बाद के मुगल सम्राट अकबर की सीमा हो या अंग्रेजी राज्य के द्वारा अफगानिस्तान को जीतने का किया गया प्रयत्न हो, सबों की सीमाओं से भी बड़ा कि भारत की सीमा, वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश के पर्वत तक पहुंच चुकी थी मौर्य युग में। तो आइए समझते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और यह किस तरह से फला फूला और आगे बढ़ा। हम जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इस वंश में तीन ही महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बाद इनका पुत्र बिंदुसार, फिर बिंदुसार के पुत्र अशोक, और अशोक के बाद लगभग 50 वर्षों तक ही मौर्य वंश के हाथों में भारत की सत्ता रही। फिर यह सत्ता पुष्यमित्र शुंग के हाथ में चली गई। फ्रेंड्स, हम लोग समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस के रूप में किया है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को उन लोगों ने सेंड्रोकोटस बताया है, जिनकी पहचान भारतीय ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हुई है। यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस का उल्लेख कई बार किया है। प्लूटार्क ने कहा है कि यह एक बार सिकंदर से जाकर के मिले थे और सिकंदर को सलाह दिए मगध पर आक्रमण करें और उसे जीत लें, क्योंकि नंद वंश जनता में काफी अलोकप्रिय है। इसमें कहाँ तक सच है यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह एक कथा के तौर पर है। और एक अन्य लेखक जस्टिन ने कहा है कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिले। सिकंदर इनकी स्पष्टवादिता से इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि वह इनकी जीवन लीला को समाप्त करने का ही आदेश दे दिया। किसी तरह से भाग करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जान बचाई। कथाओं में जो भी रहा हो, लेकिन इन बातों से इतना तय हो जाता है कि उस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य किसी राजा के रूप में नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का विश्वास है कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय तक तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक छात्र रहे होंगे और उस वक्त इनके आचार्य चाणक्य थे और चाणक्य के निर्देशन में ही इन्होंने अपनी पूरी की पूरी शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध ग्रंथ की कथाओं के आधार पर आता है कि इनके पिता मौर्य गणसंघ के प्रधान थे। मौर्य गण बुद्धकालीन भारत में वर्णित गणों में से एक था और चंद्रगुप्त मौर्य जब अपनी मां की गर्भ में थे तभी किसी सीमांत युद्ध में इनकी पिता की मृत्यु हो गई। तो सुरक्षा के लिहाज से इनकी मां को इनके मामाओं ने पाटलिपुत्रा में पहुंचा दिया। पाटलिपुत्रा में इनका जन्म हुआ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ और जन्म होते ही किसी कारणवश इन्हें एक गोपालक के हाथ में सौंप दिया गया। गोपालक ने अपनी गौशाला में इनका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया और यह थोड़ा बड़ा हुए तो इन्हें किसी शिकारी के हाथ में बेच डाला और चंद्रगुप्त मौर्य उस शिकारी के घर में ही बड़ा हुए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य काफी प्रतिभाशाली थे और इनमें महान होने का लगभग सभी गुण विद्यमान था। इस तरह से वहां भी यह बालकों में प्रधान के रूप में होते चले गए, बालकों के नेता के रूप में यह स्वीकृत होने लगे। उनके बीच के झगड़ों की पंचायती करके चंद्रगुप्त मौर्य सुलझाया करते थे। एक दिन यह किसी खेल को खेल रहे थे, तभी चाणक्य की नजर चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को पहचान गए और चाणक्य ने 1000 करसापन दे करके उस शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गया, जहां इनका अध्ययन पूरा हुआ। उसी दौरान में हो सकता है कि यह सिकंदर से मिले हों, जैसा कि प्लूटार्क का कथन है। जैसा कि कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस नाम से पुकारा है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा है? सेंड्रोकोटस। और सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोट्स की पहचान विलियम जोन्स ने
भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त मौर्य से की। किसने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस से की, यानी सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य कोई एक ही व्यक्ति थे, यह पहली बार विलियम जोन्स ने बताया। कब? 1793 में। तो ध्यान रखिएगा कि विलियम जोन्स ने यूनानियों के द्वारा कथित सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन का इतिहास प्रमाणिक नहीं है, और बौद्ध ग्रंथों की कथाओं के आधार पर इनके प्रारंभिक जीवन का अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन उनमें प्रमाणिक तौर पर इतिहास को नहीं ढूंढा जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद एक तरह की पश्चिमोत्तर भारत में जो राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, उसको भरने का प्रयास चंद्रगुप्त मौर्य ने बखूबी किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानी क्षत्रपों में उस तरह की ताकत नहीं बची कि वह भारतीय जनता के विद्रोह को झेल सकें, और एक तरह से उनके खिलाफ में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिनकी वजह से सिकंदर के क्षत्रपों को पश्चिमोत्तर भारत में शासन करना मुश्किल होने लगा था। उनकी एक वजह चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से ही यूनानी क्षत्रप एक करके भारत को खाली करते गए। और 317 ईस्वी पूर्व में अंतिम यूनानी सेनापति यूडेमस भारत छोड़कर चला गया। और 317 ईस्वी पूर्व में अंतिम रूप से यूनानी सेनापति यूडेमस भारत को छोड़कर चला गया। इस तरह से कह सकते हैं कि 317 ईस्वी पूर्व तक पश्चिमोत्तर भारत यूनानियों से मुक्त हो चुका था, और पश्चिमोत्तर भारत चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में आ चुका था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का अपमान नंद राजा धनानंद ने किया था, और चाणक्य धनानंद से बदला लेने के लिए लगातार चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर रहे थे। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने के दो कारण हो सकते हैं। एक, वह चाहते थे कि पश्चिमोत्तर भारत विदेशियों के शासन से मुक्त हो जाए, और दूसरा, मगध वंश का अत्याचारी वंश का नाश हो जाए और सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में आ जाए। इन दो कामों में वह बखूबी सफल भी रहे। उनको चाणक्य को कूटनीतिज्ञता के लिए पहचाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी पुकारा जाता है। लिखी हुई एक किताब अर्थशास्त्र है। नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र में राजनीति से संबंधित विषयों का अच्छा प्रतिपादन है, और अर्थशास्त्र से मौर्य राजवंश के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल होती है। विद्वानों का मत है कि अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति यानी कौटिल्य की ही रचना नहीं है, बल्कि इसमें बाद के समय में बहुत सारे अंश जुड़ते चले गए। कुछ इतिहासकारों ने तो चाणक्य की ऐतिहासिकता को ही संदिग्ध बताया है, जबकि अधिकतर इतिहासकारों ने चाणक्य की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है, और अर्थशास्त्र को भी स्वीकार किया है कि वह चाणक्य की रचना है, भले ही उसमें बाद की शताब्दियों में कुछ अंश जुड़ते चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य के महत्व की पहचान जस्टिन के एक कथन से की जा सकती है। जस्टिन ने कहा है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा उसके सिकंदर के गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का शिल्पी सेंड्रोकोटस था। बहुत ज्यादा संभव है कि सिकंदर की हत्या के बाद चंद्रगुप्त मौर्य वहां काफी सक्रिय हो गए और लगातार अपनी सेना के संगठन पर ध्यान देते रहे, और धीरे धीरे करके एक बड़ी सेना का संगठन कर चुके थे जो यूनानियों को टक्कर देने में सक्षम थी। और एक एक करके यूनानी गवर्नरों की हत्या होती जा रही थी, या यूनानी गवर्नर डर से ही खुद भाग खड़े हो रहे थे, और अंतिम गवर्नर 317 ईस्वी पूर्व में भारत से चला गया, जिसका नाम यूडेमस था, जिसको अभी हम लोग देख चुके हैं। हम जानते हैं कि नंद राजा धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध की सत्ता को 322 ईस्वी पूर्व में हासिल की। मगध में चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता की प्राप्ति पहले हुई, या उत्तर पश्चिम में विदेशियों से भारत को मुक्त कराने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले किया, इसमें इतिहास में प्रमाणिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा काम पहले किया, मगध की सत्ता पहले हासिल की या विदेशियों से मुक्ति का अभियान पहले चलाया। लेकिन इसके बारे में एक कथा प्रचलित है के आधार पर यह धारणा बनती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों पर पहले एक छोटा मोटा आक्रमण किया था, जिसमें उसे असफलता हाथ लगी थी। तब कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि एक बुढ़िया अपने बेटे को खाना खिला रही है और बेटा बीच से ही खिचड़ी को खा रहा है।
वह खाने में सफल नहीं हो रहा है। बुढ़िया गुस्से में आकर के अपने पुत्र को डांटती है और कहती है कि बेटा, खिचड़ी को बीच से नहीं खाया जाता है, बीच में यह बहुत ज्यादा गर्म होता है, खिचड़ी को किनारे से खाया जाता है। जब किनारे से खाओगे तो अच्छी तरह से इसे खा पाओगे, तब तक बीच का हिस्सा भी ठंडा हो जाएगा। इससे चंद्रगुप्त मौर्य काफी प्रेरित हुआ और वह इसे अपने जीवन में उतारने के लिए सोचा। और तब उसे कहीं पता चला कि पश्चिमोत्तर भारत में विदेशियों से मुक्त कराना कहीं आसान है नंदों पर आक्रमण करने के बजाय। जब सेना काफी संगठित, मजबूत और बड़ी हो जाएगी, तब नंदों से सत्ता हासिल करना थोड़ा आसान होगा। और इस काम में कूटनीतिक के रूप से उसके गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी थे। इस तरह से लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पश्चिमोत्तर भारत को विदेशियों के शासन से मुक्त कराया, उसके बाद मगध की सत्ता नंदों से हासिल की। और मगध की सेना काफी विशाल हो चुकी थी, नंदों की अपेक्षा तो लगभग 3 गुनी बड़ी हो चुकी थी। प्लूटार्क के एक कथन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना काफी विशाल रही होगी। उसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। वहीं पर जस्टिन ने कहा है कि सारा भारत उसके यानी चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था। वहीं पर शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिससे पता चलता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा में था। संगम ग्रंथ अहनानुरु और पुरनानुरु से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अभियान दक्षिण के क्षेत्रों में भी हुआ था और दक्षिण के क्षेत्र भी मगध साम्राज्य में शामिल हो चुके थे। इस बात की पुष्टि अशोक के अभिलेखों से भी होती है। और अशोक का अंतिम अभियान तो कलिंग का अभियान था। कलिंग के बाद तो अशोक ने युद्ध की नीति को ही त्याग दिया था। इस तरह से दक्षिण का विजय जो संपन्न हुआ होगा वह चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ही संपन्न हुआ होगा, क्योंकि अशोक के पिता बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को सिर्फ स्थिर रखा था। उसने किसी भी तरह के विजय अभियान को नेतृत्व नहीं दिया था और ना ही किसी नए क्षेत्र को विजित करने का श्रेय बिंदुसार को जाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में नंद मौर्य युद्ध का अतिरंजित विवरण है। मिलिंद पन्नों में जो विवरण दिया गया है वह इतना अतिरंजित है कि उसमें इतिहास को ढूंढना मुश्किल काम है। यानी मिलिंद पन्नों के आधार पर नंद और मौर्य के बीच के युद्ध का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। वहीं पर एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट प्रबंध, उस ग्रंथ में कहा गया है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद राजा को पराजित कर उसे बंदी बना लिया। कहा जा सकता है कि नंदों और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में भयंकर युद्ध हुआ होगा और उसमें व्यापक पैमाने पर जान माल की क्षति हुई होगी। तब कहीं जाकर के मगध की सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में आई होगी। लेकिन उसमें चाणक्य की कूटनीतिज्ञता की वजह से सफलता आसान हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस नामक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को नीच कुल उत्पन्न बताया गया है और यह बताया गया है कि यह नंद वंश के किसी दासी से उत्पन्न पुत्र था। वहीं पर बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय कुल का बताया गया है। मौर्य वंश मौर्यगण संघ से संबंधित था, इस पर ज्यादातर इतिहासकार सहमत हैं। मौर्यगण 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में विकसित एक गण था, उससे संबंधित हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य का परिवार। 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसका कड़ा प्रतिरोध चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने सेल्यूकस की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध का विवरण अधिकतर यूनानी लेखकों ने कहीं नहीं दिया है। एकमात्र यूनानी लेखक एपिनायस ने इस युद्ध के बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध छेड़ दिया, अंततः उसमें संधि हुई और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। लेकिन ऐसा पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने सेल्यूकस की सेना को पूरी तरह से पछाड़ दिया होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तक का भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ पश्चिमोत्तर भारत नहीं था और शासक एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता थी और उस केंद्रीकृत सत्ता के अंतर्गत भारत की सेना काफी मजबूत थी, जो विदेशी आक्रांताओं का मजबूती से जवाब दे सकती थी। उसका एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य बने और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने सेल्यूकस निकेटर को विवश कर दिया कि वह संधि करे और संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर को अपने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े, जो आज अफगानिस्तान में पड़ता है, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। और उस संधि के अंतर्गत एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शादी
सेल्यूकस की पुत्री एथेना के साथ हुई। इस तरह से वह संधि संपन्न हुई और कई यूनानी लेखकों ने लिखा है कि उन प्रदेशों के मूल्य स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया। प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए, लेकिन ऐतिहासिक सच यह रहा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को 500 भारतीय हाथी दान स्वरूप दिए होंगे। और स्ट्रैबो का कथन है कि सेल्यूकस ने एरियाना के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह संबंध के फलस्वरूप दिए। एरियाना काबुल को बोला जाता है। इस तरह से पता चलता है कि सेल्यूकस निकेटर की ना सिर्फ हार हुई, बल्कि एक वैवाहिक संधि के लिए उसे मजबूर होना पड़ा और उसे पश्चिमोत्तर भारत को चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सौंप करके वापस जाना पड़ा। यह घटना 305 ईस्वी पूर्व की है, जिस पर अधिकतर यूनानी लेखक मौन हैं, और किसी ने लिखा भी है तो उसे काफी कम जगह मिली है और उसमें सेल्यूकस निकेटर की हार को कहीं नहीं दिखाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए संधि के बाद प्राप्त हुए क्षेत्र और बने हुए वैवाहिक संबंध के बाद यूनानियों और भारतीयों को करीब लाने में काफी सहायक सिद्ध हुआ। दोनों सम्राटों के बीच में दूतों का आदान प्रदान हुआ, जो अगली 3 पीढ़ियों तक चलते रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के दरबार में 104 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व के बीच लगभग 5 वर्षों तक रहे, जिन्होंने भारत में जो कुछ भी देखा समझा उसे एक पुस्तक के रूप में अंकित कर दिया, जिसका नाम इंडिका है। उस पुस्तक की नाम इंडिका है, जो अभी अप्राप्य है, यानी इंडिका की हस्तलिखित प्रति कहीं से नहीं प्राप्त हुई है। इंडिका के बारे में हम लोगों को जानकारी यूनानी लेखकों से मिलती है, जिनके लेखनों में इंडिका का जिक्र किया गया है। ऐसे लेखक हैं एरियन, स्ट्रैबो और प्लिनी, जिनकी किताबों में इंडिका के अंश को उद्धृत किया गया है, उल्लिखित किया गया है, जिससे हमें इंडिका के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इंडिका से मौर्य वंश के प्रमाणिक इतिहास को तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मौर्य वंश के इतिहास को समझने में काफी सहयोग मिलता है। इंडिका में दी गई सारी जानकारियां प्रमाणिक तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो भारतीय इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इंडिका में यह बताया गया है कि पाटलिपुत्र एक भव्य, बड़ा और सुंदर आकर्षक नगर हुआ करता था। पाटलिपुत्र नगर की 4 दीवारी दी गई थी, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, और राजप्रसाद लकड़ी से बना हुआ एक भव्य महल हुआ करता था, जिसमें पत्थरों की नक्काशी की गई थी। वह काफी आकर्षक दिखता था। उसका महल कला का एक अनुपम उदाहरण है। पटना के कुम्हरार में खुदाई से उस महल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। उस महल की रचना लकड़ी से की गई थी। उस समय के पाटलिपुत्र नगर में अधिकतर भवन लकड़ी के बने हुए थे, लेकिन महल का आकर्षण बहुत अधिक था, जिसका खास तौर पर जिक्र मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एकवेतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। मेगास्थनीज ने कहा है कि राजा के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते थे, जिसमें राजा की महिला अंगरक्षकों का भी जिक्र किया गया है। राजा एक तरह से जुलूसपूर्ण ढंग से आखेट पर जाया करता था, जिसमें सुरक्षा के बेहद महत्वपूर्ण इंतजाम हुआ करते थे। राजा के भोजन की अच्छी तरह से परीक्षण की व्यवस्था होती थी, और परीक्षण करने के बाद ही राजा भोजन ग्रहण करता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के प्रबंधन के लिए एक नगर परिषद थी, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम किया करती थी। साथ ही मेगास्थनीज ने बताया कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था, लेकिन मेगास्थनीज के इंडिका में वर्णित वो 7 वर्ग जो हैं वो आज के भारतीय जाति की तरह नहीं है, क्योंकि मेगास्थनीज भारत की जाति प्रथा को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया होगा, और उसने जो कुछ भी लिखा वह ऊपरी तौर पर दिख रहे सामाजिक समूहों के बारे में लिखा। उसने भारतीय जाति प्रथा के बारे में नहीं लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतावलंबी था। माना जाता है कि मगध में पड़े हुए दुर्भिक्ष की वजह से वह दक्षिण भारत चला गया। मगध में 12 साल का अकाल पड़ा, जिसकी वजह से वह जैन साधु भद्रबाहु के साथ दक्षिण मैसूर के नजदीक श्रवणबेला में चला गया। वहां संलेखना करते हुए अपने जीवन को त्याग दिया। संलेखना आमरण अनशन को बोला जाता है कि संलेखना में उपवास करते हुए मृत्यु को प्राप्त की जाती है। कई इतिहासकारों के अनुसार मगध में पड़ी हुई अकाल की प्रामाणिकता को नहीं सिद्ध की जा सकती है। इस तरह से 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने देह त्याग दिया। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा।